नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अरावली पाठशाला पर, जहाँ मैं गणेश सोलंकी आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 10th की मैथ। कल हमने सत्र 2024-25 के लिए जो नया बैच था उसका आगाज़ कर लिया था। उसकी जो पहली क्लास थी वास्तविक संख्या की, वो कल हमने अपलोड की थी। उसको आपको ने बहुत अधिक प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको इसी प्रकार से हमारी क्लासेस को लाइक करना है, शेयर करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसको अधिक से अधिक शेयर करना है, ताकि आपके जो भी मित्रगण हैं उन तक ये क्लास पहुँचे और वो भी इस क्लास का लाभ उठा सके। आज की इस क्लास के अंदर हम जो वास्तविक संख्या है उसका दूसरा भाग यानी जो प्रश्नावली 1.1 है उसकी चर्चा करेंगे। पहली क्लास के अंदर हमने वास्तविक संख्या से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो सारे पढ़ लिए थे। जो भी कॉन्सेप्ट हमारे इस चैप्टर के अंदर काम में आने वाले थे उसको हमने अच्छे से सीख लिया था। अब हम प्रश्नावली 1.1 की ओर बढ़ रहे हैं, तो आज की इस क्लास के अंदर हम उसी प्रश्नावली 1.1 का अध्ययन करने वाले हैं। तो बिना वक्त गवाए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी प्रश्नावली 1.1। कहा गया निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। अब संख्या है उसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं और उसको गुणनफल के रूप में लिखना है। अब चाहे तो उनको घातांक रूप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि सवाल के अंदर आपको घातांक रूप भी लिखने का पूछा जा सकता है। तो पहली संख्या है अपने पास 140। पहली संख्या है 140। देखना पीछे 0 है मतलब सम अंक है, तो पहले भाग देना स्टार्ट करेंगे। सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा अपने पास 70। अब वापस लास्ट डिजिट है वो सम है, मतलब वापस 2 से डिवाइड करेंगे, हो जाएगा 35। अब लास्ट में है विषम संख्या, मतलब अब 2 का भाग नहीं जाएगा, तो 2 के बाद में अगला हम चेक करेंगे 3 का। अब 3 का भाग तभी जाएगा जब इसके अंकों का जो योग है वो 3 से विभाज्य होगा। तो 3 और 5 को जोड़ा तो अपने पास आया 8। अब 8 के अंदर 3 का भाग नहीं जाएगा, मतलब इस संख्या के अंदर भी 3 का भाग नहीं जाएगा। 3 के बाद में अगला चेक करना है 5। जिस संख्या के लास्ट वाली डिजिट है वो 0 या 5 होती है तो उसके अंदर 5 का भाग जाता है। इसके लास्ट वाली डिजिट है वो कितनी है 5, यानी इसके अंदर 5 का भाग जाएगा। 5 का भाग जाएगा 7 बार, क्योंकि 5 सते 35। अब 7 के अंदर केवल 7 का भाग जाएगा, कितना आ जाएगा 1। मतलब 140 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर इसको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है तो 140 को हम लिखेंगे 2 × 2 × 5 × 7। और अगर इसका आपको घातांक रूप लिखना है तो घातांक रूप में लिख सकते हैं 2 की घात 2 × 5 × 7। इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। अगली संख्या है अपने पास 156। अब लास्ट में अपने पास सम संख्या है, मतलब वापस 2 का भाग जाएगा। अब 2 से डिवाइड करें तो आ जाएगा अपने पास 78। अब वापस लास्ट वाली डिजिट है वो सम है, मतलब वापस 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा अपने पास 39। अब 9 और 3 ऐड करते तो अपने पास होता है 12, और 12 के अंदर 3 का भाग जाता है, मतलब इसके अंदर 3 का भाग जाएगा, होता है 13 तिया 39। और जब हमने संख्या लिखी थी तो उसके अंदर 13 को अभाज्य संख्या लिखा था, मतलब 13 के अंदर केवल 13 का ही भाग जाएगा या फिर 1 का भाग जाएगा, इसके अलावा किसी का भाग नहीं जाएगा। तो 13 के अंदर 13 का भाग कितनी बार जाएगा 1 बार। मतलब 156 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 13, या फिर 156 को लिख सकते हैं 2 की घात 2 × 3 × 13। ये हो जाएंगे अपने पास 140 और 156 के अभाज्य गुणनखंड। अगला है 38, 25 और 5005। ये इंपॉर्टेंट है, जरा थोड़ा ध्यान से। 38, 25 देखना, लास्ट वाली जो डिजिट है वो सम नहीं है, विषम है, यानी 2 का भाग तो नहीं जाएगा। 3 का चेक करते हैं, 3 और 8 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, 18 मतलब 8 और 1 9, 3 का भाग जाएगा। 3 का भाग देते हैं इसके अंदर,
3 का भाग 3 के अंदर एक बार, 3 का भाग अगर 8 के अंदर दे तो 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 2 और 2 हो जाएगा 22, 22 के अंदर 3 का भाग जाएगा 7 बार, 1 बचेगा, 1 और 5 15, और 15 के अंदर 3 का भाग 5 बार। तो जब 38 25 के अंदर 3 का भाग देंगे तो अपने पास आएगा 1275। अब वापस देखते हैं, 2 और 1 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15, मतलब 3 का भाग वापस जाएगा। 1 के अंदर 3 का भाग नहीं जाता तो 2 डिजिट लेंगे, 12 के अंदर भाग गया तो 4 बार, और 7 के अंदर 2 बार, और 15 के अंदर 5 बार। तो 1275 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो अपने पास आता है 425। अब देखना, 5 2 7, 7 और 4 11। अब 3 से डिवाइड नहीं होगा, अब 3 का भाग नहीं जाता तो अगला किसका भाग देना है, अगली जो अभाज्य संख्या होगी 3 के बाद वो आएगी 5। तो इसके अंदर 5 का भाग, लास्ट वाले डिजिट है वो 5 है, यानी 5 से डिवाइड होगा। अब 5 का भाग देते हैं, 4 के अंदर भाग नहीं जाता, 2 डिजिट लेंगे तो हो जाएगा 42, भाग जाएगा अपने पास 8 बार, 2 बचेगा, 2 और 5 हो जाएगा 25, भाग जाएगा 5 बार। वापस लास्ट वाले डिजिट है वो 5 है तो 5 का भाग जाएगा, और 85 के अंदर 5 का भाग गया 17 बार, और 17 है वो स्वयं एक अभाज्य संख्या है तो 17 के अंदर केवल 17 का भाग जाएगा। कितनी बार, एक बार। मतलब 38 25 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, ये हो गया अपने पास 38 25 के अभाज्य गुणनखंड। अगर इसको घातांक रूप में लिखना है तो लिख सकते हैं 3 की घात 2, 5 की घात 2 इंटू 17। अगला है अपने पास 5005। देखना, लास्ट वाली संख्या है वो 5 है, यानी विषम है, 2 का भाग नहीं जाएगा। अगला देंगे 3 का, तो 5 और 5 को ऐड किया तो 10 आया, 10 के अंदर 3 का भाग नहीं जाता है, मतलब इस संख्या के अंदर भी 3 का भाग नहीं जाएगा। अगला भाग देते हैं 5 का, लास्ट वाली डिजिट कितनी है, 5 है, मतलब इसके अंदर 5 का भाग जाएगा। 5005 के अंदर 5 का भाग दिया तो आया अपने पास 1001। अब लास्ट वाली डिजिट 1 है, मतलब 5 का भाग नहीं जाएगा। तो अगला भाग देना है हमें 7 का, तो 7 का भाग देने के लिए हमें भाग देकर चेक करना पड़ेगा कि भाग पूरा जाता है या नहीं जाता। अगर हम इसके अंदर 7 का भाग देते हैं तो 1001 के अंदर 7 का अगर हम भाग दें तो 7 एकम 7, 3 बचा, ऊपर से आया 0, 7 चौक 28, 2 बचेगा, ऊपर से आया 1, 7 तिया 21, मतलब जो भाग है 7 का वो जाएगा 143 बार। जब हम 1001 में 7 का भाग देते हैं तो अपने पास आता है 143। अब इसके अंदर 7 का भाग देंगे तो नहीं जाएगा। 7 के बाद में अगला भाग हमें देना है 11 का, इसके अंदर 11 का भाग देंगे तो आएगा 11 एकम 11, 3 बचेगा, 3 और 3 हो जाएगा 33। तो 11 का भाग देने पर आएगा अपने पास 13, और 13 स्वयं अभाज्य संख्या है, केवल एक बार भाग जाएगा। मतलब 5005 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ये हो जाएंगे 5005 के अभाज्य गुणनखंड। अगला 7429, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 7429 अगर डिवाइड करें तो 2 का भाग इसके अंदर जाएगा नहीं, क्योंकि पीछे विषम संख्या है। 3 का भाग देते हैं, ऐड करके देते हैं, 9 2 11, 11 4 15, 15 7 22, 3 का भाग नहीं जाएगा। लास्ट वाले डिजिट है वो 0 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, मतलब 5 का भाग भी नहीं जाएगा। अगर 7 से डिवाइड करते हैं, अगर इसको डिवाइड करें 7 से तो एक बार भाग जाएगा, फिर 4 आएगा, भाग नहीं जाएगा, एक संख्या और उतारेंगे 0 आ जाएगा, 7 छिंग 42, ऊपर से आया 9, एक बार भाग गया, 2 बचेगा, पॉइंट लग जाएगा, मतलब 7 का भाग भी पूरा नहीं जाएगा। 7 के बाद में अगला चेक करना है 11 का। 11 से डिवाइड करते हैं, 11 छिंग 66,
8 बचेगा, ऊपर से आया 2, 11 सते 77, 5 बचेगा, ऊपर से आया 9, मतलब पूरा भाग इसके अंदर भी नहीं जाएगा। 2 का भाग नहीं गया, 3 का नहीं गया, 5 का नहीं गया, 7 का नहीं गया, 11 का नहीं गया। अब 13 और 17 का चेक करते हैं। चेक करना हमें जरूरी है, बिना चेक किए डायरेक्ट होने से नहीं रहे। 13 का भाग दिया, 13 पंजे 65, 9 बचेगा, ऊपर से आया 2, 13 सते 91, 1 बचा, ऊपर से आया 9, मतलब यहाँ पर भी पूरा भाग नहीं जा रहा है। तो 13 का भाग नहीं जा रहा है, तो अगला चेक करना है 17 का। 17 का भाग दें तो आएगा 17 चौक 68, कितना बचा 6, ऊपर से आया 2, 17 तिया 51, कितना बचा 11, ऊपर से आया 9, 17 सते 119, मतलब सीधा इसके अंदर जो सबसे पहली संख्या होगी जिसका भाग जाएगा वो आएगा 17। मतलब 74 29 के अंदर जो सबसे पहली संख्या जिसका भाग जाएगा पूरा वो होगी 17, और 17 का भाग देने पर अपने पास आया 437। अब 437 के अंदर अब 17 से ऊपर वाली संख्या का तो वापस भाग जाने वाला नहीं है। अब 17 या 17 से आगे वाली संख्या देखनी है, तो 17 का भाग देते हैं। 17 का भाग देने पर अपने पास कितना आता है, क्या 17 से ये पूर्णतः विभाजित है या नहीं है। 17 दूनी 34, 9 बचेगा, ऊपर से आएगा 7, 97 के अंदर 17 का भाग नहीं जाता, मतलब ये 17 से विभाजित नहीं है। 17 के बाद में अगला चेक करना है, 17 के बाद में अगला चेक करेंगे 19, 19 दूनी 38, 5 बचा, ऊपर से आया 7, 19 तिया 57। 17 के बाद में जो अगला भाग जाएगा वो जाएगा 19 का, और 19 का भाग जब 437 में दिया तो अपने पास आया 23, और 23 खुद एक अभाज्य संख्या है, इसके अंदर केवल 23 का ही भाग जाएगा, और 23 का भाग जाएगा एक बार। तो अपने पास जो 74 29 है उसके जो अभाज्य गुणनखंड है वो आए हैं 17 इंटू 19 इंटू 23, ये आए हैं अपने पास 74 29 के अभाज्य गुणनखंड। आपको ये भाग देकर चेक करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। संख्या है, जो भी अभाज्य संख्या आती है अगर भाग नहीं जाता है तो उससे आगे वाली अभाज्य संख्या का भाग दे देना है। जैसे ही आप भाग देते रहेंगे तो आपके पास ऐसी संख्या जरूर आएगी जो डिवाइड उसको करेगी। तो 74 29 है, उसके अंदर सबसे पहले जिस संख्या का भाग जाएगा वो आएगा 17, उसके बाद में 17 के बाद में 19 का भाग जाएगा, और 19 के बाद में 23 का भाग जाएगा। तो अपने पास जो अभाज्य गुणनखंड है वो हो जाएंगे 17 इंटू 19 इंटू 23। अगला है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है। 26 और 91 में पहले तो इसके एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं, और उसके बाद में हमें उस संबंध की सत्यता की जांच करनी है जिसके अंदर कहा गया है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल उसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर आता है। तो पहले तो 26 और 91 के अभाज्य गुणनखंड करके एलसीएम और एचसीएफ निकालने पड़ेंगे। 26 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, लास्ट वाली संख्या सम है यानी 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा इसके अंदर 13 बार, और 13 अभाज्य संख्या है, केवल 13 का ही भाग जाएगा। कितनी बार, एक बार। तो अपने पास जो 26 है उसको लिख सकते हैं 2 इंटू 13। अगला है अपने पास 91। लास्ट वाली संख्या विषम है यानी 2 का भाग नहीं जाएगा, जोड़ने पर 10 आ रहा है मतलब 3 का भाग भी नहीं जाएगा। लास्ट वाली संख्या 0 या 5 भी नहीं है यानी 5 का भाग भी नहीं जाएगा। अगला हम भाग देंगे वो होगा 7 का। अब 91 के अंदर अगर 7 का भाग दें तो 13 सते 91, और 13 अभाज्य संख्या, केवल 13 का भाग कितनी बार, एक बार। मतलब 91 को क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 13। जो 91 है 91 है उसको लिख सकते हैं 7 इंटू 13। अब हमें इसका एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है। अगर इसका हम एचसीएफ निकालें
HCF निकालते हैं तो दोनों के अंदर जो कॉमन संख्या है वो लिखनी है। दोनों के अंदर कॉमन कितना है? 13 है। और उसकी h की उल्टी मतलब लोएस्ट पावर लिखनी है, तो न्यूनतम घात कितनी है? एक ही है, तो इसका जो HCF आएगा वो आएगा 13। अब अगर हमें इसका LCM निकालना है तो इसके अंदर जो भी अभाज्य संख्या है वो सारी की सारी लिख देनी है। जैसे आ रहा है 2, 7 और 13, तो लिख देंगे 2 × 7 × 13। और L का उल्टा, लोएस्ट का उल्टा हाईएस्ट, अधिकतम घात लिखनी है। यहाँ पर सबकी अधिकतम घात एक ही है, मतलब इनको एक बार ही लिखना है। तो ये हो जाएगा अपने पास 13 × 7 = 91, 91 × 2 182, ये आएगा इसका LCM। उसके बाद में जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF LCM है। LCF × LCM मतलब पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर HCF × LCM। ये अपने को प्रूव करना है। तो पहली संख्या है अपने पास 26, दूसरी संख्या है 91 और HCF है अपने पास 13 और ये है अपने पास 182। अगर हम 26 और 91 का गुणा करें तो 26 और 91 का गुणा करने पर अपने पास आता है 26 से कम 26, 6 हासिल 2, 26 × 9 234, 236। गुणा करने पर अपने पास आता है 23, 66, 2, 3, 6, 6। अब 13 और 182 का गुणा करके देखते हैं। 13 दूनी 26, 104, 104 और 2 106, 13 × 13, 13 और 10 23, कितना आएगा 33, 66। मतलब दोनों का गुणा करते हैं अपने पास एक ही संख्या आती है 2366। 26 और 91 का गुणा किया तो भी आया 2366 और 13 और 182 का गुणा किया तो भी अपने पास कितना आया 2366। मतलब जो पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुणनफल होता है वो उन्हीं संख्याओं के LCM और HCF के गुणा के बराबर आता है। ये संबंध होता है और ये संबंध यहाँ पर सत्य सिद्ध हो रहा है। अगला है अपने पास 510 और 92। तो 510 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, 92 के भी अभाज्य गुणनखंड ही करने हैं। लास्ट वाले डिजिट 0 है यानी 2 का भाग जाएगा। अब 2 का भाग देंगे तो अपने पास आएगा 255। अब वापस इसके अंदर 2 का भाग नहीं जाएगा तो 3 का चेक करते हैं। 5, 5, 10 और 2, 12। 3 का भाग जाएगा तो आएगा अपने पास 3 × 8 = 24 और 1 और 5 15, 3 × 5 15। अब 85 मतलब 8, 5, 13। 3 का भाग नहीं जाएगा तो अगला भाग किसका देना है 5 का। 85 के अंदर 5 का भाग देंगे तो आएगा अपने पास 17 और 17 अभाज्य संख्या है, आ जाएगा 1। तो 510 ये जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो जाएंगे 2 × 3 × 5 × 17। ये हो जाएंगे 510 के अभाज्य गुणनखंड। अगली संख्या है अपने पास 92। 2 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 46। 2 से डिवाइड करेंगे 23 और 23 में केवल 23 का बार। कितनी बार? एक बार। मतलब 92 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 23। हमें इसका HCF और LCM निकालना है और इसका जो HCF होगा 510 92। दोनों के अंदर कौन सी संख्या कॉमन आ रही है देखना। यहाँ पर 2 है, इधर भी 2 है, इधर 3 है, यहाँ पर 3 नहीं है, 5 5 भी नहीं है, 17 17 भी नहीं है, 23 23 भी नहीं है। तो कॉमन के रूप में केवल कितना आ रहा है 2 और h का उल्टा मतलब न्यूनतम घात। तो 2 की न्यूनतम घात कितनी है यहाँ पर 2 की घात 1 है, यहाँ पर 2 की घात 2 है। इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 × 23। तो जो 2 की न्यूनतम घात है वो कितनी है 1 है, तो यहाँ पर 2 की न्यूनतम घात कितनी लिखेंगे 1। तो HCF आ गया अपने पास 2।
फिर हमें निकालना है 510 और 92 का एलसीएम। तो जो भी अभाज्य संख्या अंदर काम आ रही है वो सारी की सारी लिख देनी है। तो अपने पास है एक तो 2, एक है 3, फिर है 5, फिर है 17 और फिर है 23। अब एलसीएम मतलब एल का उल्टा, लो का उल्टा हाई, तो हाईएस्ट जो पावर है वो लिखनी है। 2 की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। 3 की अधिकतम घात एक बार ही है। 5 की अधिकतम घात एक बार ही है। 17 भी एक बार है। 23 भी एक बार है। तो ये हो जाएगा अपने पास 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। तो 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 इंटू 17 इंटू 23, 17 पंजे 85, 102। तो आ जाएगा 1020 इंटू 23। ये आ गया अपने पास 0। 23 दूनी 46 का 6 हासिल 4, 23 एकम 23, मतलब आया 23,460। जो एलसीएम है वो अपने पास आया है 23,460 और जो एचसीएफ है वो आया है 2। अब देखते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल और इनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल आपस में बराबर आता है कि नहीं आता। अगर हम कहें संख्या फर्स्ट संख्या सेकेंड बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। पहली संख्या है अपने पास 510, दूसरी संख्या है 92। एचसीएफ है अपने पास 2, एलसीएम है 23,460। गुणा कराते हैं। 92 का गुणा 0 के साथ 0, 92 का गुणा 1 के साथ 2, पावर लग जाएगी 9। 92 का गुणा 5 के साथ 460, 460 और 9, 46,920 और 23,460 का 2 के साथ में गुणा कराएंगे तो भी आएगा अपने पास 46,920। दोनों से जो मान आ रहा है वो आपस में बराबर है, मतलब पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये जो संबंध है वो कैसा है? सत्य है। अगला है 336 और 54। तो 336 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 से डिवाइड करें, 2 का भाग जाएगा क्योंकि लास्ट वाली संख्या सम है, आएगा 2 एकम 2, 2 छिंग 12, 2 अठे 16, आएगा 168। वापस लास्ट वाली संख्या सम है मतलब 2 का डिवाइड होगा, हो जाएगा 84। वापस 2 से डिवाइड करेंगे तो 42, 2 से डिवाइड करेंगे तो 21, अब 3 से डिवाइड होगा 7 टाइम और 7 से डिवाइड हुआ 1 टाइम। तो 336 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 1, 2, 3, 4, 2 की पावर लिख सकते हैं 4, फिर 3 इंटू 7। अब 54 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो 54 के अभाज्य गुणनखंड आएंगे अपने पास। 2 से डिवाइड किया 27, 3 से डिवाइड किया 9, 3 से डिवाइड किया 3, 3 से डिवाइड किया 1, मतलब 54 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 की पावर 3। 54 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर 3। अब देखते हैं इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। 336 और 54 का क्या निकालना है? एचसीएफ। 336 और 54 का। अब एचसीएफ मतलब दोनों के अंदर क्या कॉमन है? दोनों के अंदर कौन सी संख्या समान है? 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, तो लिखा 2 और लिखा 3। अब h का उल्टा मतलब न्यूनतम घात लिखनी है, तो 2 की न्यूनतम घात यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 है, तो न्यूनतम घात हो जाएगी 1। 3 की न्यूनतम घात यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर आ जाएगी 1। तो 2 इंटू 3 आ जाएगा अपने पास 6।
मतलब 336 और जो 54 है उसका जो HCF है वो कितना आया 6। उसी प्रकार से इसका हम LCM निकालें। तो जो भी इसके अंदर अभाज्य संख्या आ रही है वो सारी की सारी लिख देनी है। 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 7 आ रहा है। अब उन सभी की अधिकतम घात, तो 2 की अधिकतम घात कितनी है 4, 3 की अधिकतम घात 3 और 7 एक बारी है, 2 की घात 4 मतलब 16, 3 की घात 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27 इंटू 7, 16 इंटू 27 इंटू 7, इनका गुणा करना है। तो 16 पंजे 80, 16 चिंग 96, 16 सते 112, 112 इंटू 27 तो जाएगा 27 दूनी 54, 54 का 4 हासिल 5, 27 5 32 का 2 हासिल 3 और 27 और 3 30 हो जाएगा 3024। 336 और 54 का जो अपने पास LCM आएगा वो आएगा 3024। अब हमें संबंध देखना है कि जो पहली संख्या है गुणा दूसरी संख्या, तो क्या HCF इंटू LCM आता है कि नहीं आता। पहली संख्या है अपने पास 336, दूसरी संख्या है 54, HCF आया है अपने पास 6 और LCM आया है 3024। देखना 3024 और 6 का अगर मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा अपने पास 4 गुणा 6 24 पावर 2, 6 दूनी 12 पता का 4 हो जाएगा अपने पास 18144। जब आप 336 और 54 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपके पास आएगा 18144। ये मल्टीप्लाई करके आपको चेक कर लेना है, वैल्यू दोनों की समान ही आएगी 18144। पहली संख्या दूसरी संख्या उसका गुणा और HCF और LCM का गुणा, दोनों आपस में क्या आएंगे बराबर। अगला है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। 12, 15 और 21। 2 का भाग दिया 6 बार, 2 का भाग दिया 3 बार, 3 का भाग दिया 1 बार, फिर 15 के अभाज्य गुणनखंड 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार, 5 से डिवाइड किया 1 बार, फिर 21 के अभाज्य गुणनखंड 2 का भाग नहीं जाएगा 3 का देंगे 7 बार, 7 का भाग 1 बार। अब इसके HCF और LCM ज्ञात करने हैं तो 12 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणा में 3, 15 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 5 और 21 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 7। अब अगर हमें इसका HCF निकालना है 12, 15 और 21, इसका अगर हमें HCF निकालना है तो जो कॉमन आ रहा है वो लिखना है। कॉमन आ रहा है अपने पास 3, लिख दिया 3 और 3 की न्यूनतम घात, तो सबकी घात न्यूनतम कितनी है 1 ही है, तो 3 की न्यूनतम घात हो जाएगी 1, यानी इसका जो HCF आएगा वो आएगा 3। अब इसका अगर हम LCM निकालें जो भी अभाज्य संख्या इसके अंदर आ रही है वो सारी लिखनी है। अभाज्य संख्या है 2, 3, 5 और 7, उन सभी की अधिकतम घात लिखनी है। तो 2 की अधिकतम घात है 2, 3 एक बार ही है, 5 भी एक बार है, 7 भी एक बार है, तो ये हो जाएगा अपने पास 4 तिया 12, 12 पंजे 60 और 60 गुणा 7, 6 सते 42 हो जाएगा 420। तो HCF तो आएगा 3 और LCM आएगा अपने पास 420। अगला है 8, 9 और 25। 2 से डिवाइड करें 4, 2 से डिवाइड करें 2, 2 से डिवाइड किया 1, 9 है, 3 से डिवाइड करेंगे 3, 3 से डिवाइड करेंगे 1, उसके बाद में है 25, 5 से डिवाइड करेंगे 5, 5 से डिवाइड करेंगे 1। अब इसका HCF निकालेगा
तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3, 9 को लिख सकते हैं 3 की घात 2 और 25 को लिख सकते हैं 5 की घात 2। इन सभी के आगे गुणा में हम 1 लिखे तो कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि 1 के साथ गुणा करेंगे वापस ये कि यही संख्या आएगी। अब हम इसका HCF निकालते हैं। 8, 9, 25। HCF मतलब तीनों के अंदर क्या कॉमन आ रहा है। अब अभाज्य संख्या देखें, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो पीछे हमने कितना लिखा था, 1, तो 1 तो कॉमन आ रहा है, तो हमने क्या लिखा है, 1। जब संख्याओं के अभाज्य संख्याओं के रूप में जब लिखा जाता है, उसको अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखते हैं, अगर उसके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं आता है, जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो कितना मानना है, 1। जब कुछ भी कॉमन नहीं आता तब उसका HCF कितना हो जाएगा, 1। तो 8, 9 और 25 का HCF कितना आया, 1। अब इसका अगर हम LCM निकालें, तो जो जो अभाज्य संख्या इसके अंदर काम में आ रही है वो सारी लिखनी है। काम में आ रही है अपने 2, 3 और 5, उन सभी की अधिकतम घात लिखनी है। 2 की घात 3, 3 की घात 2, 5 की घात 2। ये हो जाएगा 8 इंटू 9 इंटू 25। तो जब 25 अठे 200 और 200 गुणा 9 हो जाएगा अपने पास 1800। तो 8, 9 और 25, इसका जो LCM आएगा वो आएगा 1800 और HCF कितना आएगा, 1। यहाँ से ध्यान ये रखना है कि जब भी अभाज्य गुणनखंड किए जाते हैं कुछ भी कॉमन नहीं आता है तो वहाँ पर उसका HCF कितना होता है, 1 होता है। अगला है कि HCF दिया हुआ है 9। HCF कितना दिया है, 9। 306, 657, इसका जो HCF है वो 9 दिया गया है। LCM ज्ञात करना है। तीन सौ 657 कितना दिया है, 9। हमें इसका LCM ज्ञात करना है। हमें संबंध पता है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM। कि पहली और दूसरी संख्या का गुणा करें तो उन संख्याओं के HCF और LCM के गुणा के बराबर आता है। पहली संख्या है अपने पास 306, दूसरी संख्या है 657। इसका HCF हमें सवाल में दिया हुआ है 9, LCM हमें निकालना है। जब भी इस प्रकार का सवाल आता है, चाहे पहली संख्या पूछी हो, दूसरी संख्या पूछी हो, HCF पूछा हो या LCM पूछा हो, तो जो भी सवाल में पूछा है उसको एक तरफ रखना है, बाकी सबको पहुंचा देना है बराबर के दूसरी तरफ। तो LCM पूछा है तो LCM इधर रखोगे, बाकी सारा का सारा उधर। तो हो जाएगा 306 गुणा 657। अब 9 इधर गुणा में था, इधर जाएगा तो भाग में, और बराबर में केवल क्या रहेगा, LCM। अब 9 से कटता है तो काट देना है, हो जाएगा 9 तिया 27, 3 बचेगा, 3 और 6 36, 9 चौक 36। तो 34 और 657 का मल्टीप्लाई करना है। तो 34 और 657 हो जाएगा अपने पास 22, 338। यह आएगा अपने पास LCM। सिंपल सवाल है। इस प्रकार के जो भी सवाल आए वो सभी इसी प्रकार से करने हैं कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM। ये जो चारों ऑब्जेक्ट है इसके अंदर से आपको 3 ऑब्जेक्ट दिए जाएंगे और चौथे की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अगर पहली संख्या पूछे तो दूसरी का इधर भाग दे देंगे, अगर दूसरी संख्या पूछी है तो पहली संख्या का भाग दे देंगे, अगर HCF पूछा है LCM का भाग दे देंगे, LCM पूछा है HCF का भाग दे देंगे।
मतलब चारों में से 3 पता है, चौथा निकालना है। तो जो ज्ञात करना है उसको एक तरफ रखना है, दूसरे को भाग में भेज देना है। जांच कीजिएगा क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। कल हमने एक सवाल पढ़ा था 4 की पावर n वाला, आज है अपने पास 6 की पावर n। सवाल उसी प्रकार का है। संख्या है अपने पास 6 की पावर n, तो 6 की पावर n को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 की पावर n। देखना क्या 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों आ रहे हैं। 6 के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है। मतलब ये वाली संख्या है वो 0 पे समाप्त नहीं होगी, क्योंकि किसी भी संख्या के 0 पर समाप्त होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 तथा 5 दोनों आने चाहिए। अपने केवल 2 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है। तो लिखोगे 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 व 5 दोनों नहीं आते हैं, अतः संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। मतलब किसी भी संख्या के अगर 0 पर समाप्त होना है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 तथा 5 दोनों आने चाहिए। अगर 2 तथा 5 दोनों नहीं आ रहे हैं तो वो संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। अगला है व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 प्लस 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। कोई भी संख्या भाज्य कब होती है, कोई भी संख्या भाज्य कब होती है। हमने कहा 25 है वो 5 से भाज्य है। क्यों, क्योंकि 25 के अंदर भी 5 मौजूद है। 25 के अंदर क्या है, 5, मतलब 5 × 5 बटे में 5, मतलब दोनों के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, 5। कोई संख्या तभी भाज्य होती है जब अंश और हर के अंदर अगर संख्या है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है। जब कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, तब वो भाज्य नहीं है। अगर उभयनिष्ठ कुछ भी आ रहा है तब वो भाज्य होगी। तो यहाँ पर यही 2 संख्या हैं, कहा गया ये भाज्य क्यों है। देखते हैं अगर कुछ कॉमन आता है तो भाज्य होगी, अन्यथा भाज्य नहीं होगी। संख्या है अपने पास 7 × 11 × 13 प्लस 13। अब देखा जाए तो 13 इधर भी है, 13 इधर भी है, बीच में प्लस का निशान है, मतलब आगे ये वाला पद अलग, पीछे ये वाला पद अलग। आगे की संख्या ये अलग है, पीछे वाली संख्या अलग है। दोनों के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, 13 कॉमन आ रहा है। पीछे बचेगा 7 × 11 प्लस का 1, मतलब 13 उभयनिष्ठ आ रहा है। 13 क्या आ रहा है, उभयनिष्ठ। अतः यह संख्या क्या है, भाज्य। संख्या में 13 उभयनिष्ठ है। 13 क्या है, उभयनिष्ठ है, अतः संख्या भाज्य होगी। 13 क्या है, उभयनिष्ठ है, अतः ये जो संख्या है वो कैसी होगी, भाज्य होगी। अगली संख्या है अपने पास 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5। अब यहाँ पर कॉमन देखा जाए तो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। 5 इधर भी है, 5 इधर भी है, तो 5 कॉमन ले सकते हैं। हो जाएगा 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 1।
अब 5 उभयनिष्ठ आ रहा है, अतः यह संख्या भी भाज्य होगी। संख्या में 5 उभयनिष्ठ है, अतः यह भाज्य है। ये दोनों संख्या कैसी है? भाज्य है। ये वाली संख्या है वो 13 से भाज्य है, और ये वाली जो संख्या है वो 5 से भाज्य है। अगला सवाल है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? देखना, कहा एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। जैसे ये वाला पॉइंट है, इसको हमने कहा ए। क्या बोला? ए। अगर यहाँ से सोनिया अगर दौड़ना स्टार्ट करती है तो यहाँ से चलकर वापस यहाँ आने में उसको कितना टाइम लगता है? 18 मिनट। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, जबकि रवि इसका चक्कर कितने मिनट में पूरा कर देता है? 12 में। मतलब जब रवि घूमकर वापस यहाँ पर पहुँचेगा तो उसको 12 मिनट लगेगी। क्या 12 मिनट में जब रवि यहाँ पर वापस आ गया तो क्या सोनिया यहाँ पर पहुँची है? सोनिया को तो यहाँ पर पहुँचने में 18 मिनट लगेंगे। सोनिया तो अभी लगभग यहाँ पर होगी, तो दोनों आपस में उस बिंदु पर एक चक्कर में तो नहीं मिल रहे हैं। वापस ये यहाँ से दौड़ के वापस यहाँ पर आएगा, वापस यहाँ पहुँचने में 12 मिनट लगेंगे। 12 मिनट पहले लगी थी, 12 मिनट अब लगी। मतलब ये 24 मिनट के बाद में वापस कहाँ पर है? यहाँ पर। जबकि 24 मिनट के बाद में सोनिया की स्थिति क्या होगी? एक चक्कर लगाया, 18 मिनट हो गए, फिर दूसरा चक्कर लगाने जाएगी तभी सोनिया लगभग यहाँ पर होगी। अब रवि वापस तीसरा चक्कर लगाने के लिए दौड़ेगा यहाँ से, और 12 मिनट के वापस बाद यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो पहला चक्कर 12 मिनट में पूरा, दूसरा चक्कर 24 मिनट में पूरा, तीसरा चक्कर 36 मिनट के अंदर पूरा होगा। 36 मिनट हो गए हैं और रवि यहाँ पर है। सोनिया ने यहाँ से दौड़ना स्टार्ट किया, एक चक्कर लगाया, 18 मिनट हो गई, यहाँ पहुँच गई। दूसरा चक्कर लगाया, यहाँ पहुँच गई, और उसको भी कितना मिनट लगा? 36। केवल उनके द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या अलग है। रवि ने 3 चक्कर लगाए हैं, सोनिया ने 2 चक्कर लगाए हैं। मतलब सबसे पहले जब ये दोनों यहाँ पर मिलेंगे तो उस समय जो टाइम होगा वो होगा 36 मिनट। मतलब 36 मिनट के बाद में वो वापस अपने पहले वाले स्थान पर मिलेंगे। अब ऐसे और दौड़ना स्टार्ट करेंगे तो और बहुत सारे समय होंगे जब वो वापस यहाँ पर मिलेंगे, लेकिन सबसे पहले कब मिलते हैं? 36 मिनट के बाद। 36 मिनट से पहले वो कभी भी इस बिंदु पर नहीं मिलेंगे। उससे पहले एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। हो सकता है यहाँ पर क्रॉस करे, यहाँ पर क्रॉस करे, यहाँ पर क्रॉस करे, यहाँ पर क्रॉस करे, लेकिन यहाँ पर दोनों कभी भी एक दूसरे को क्रॉस करने वाले नहीं हैं। यहाँ पर 36 मिनट होगी तभी एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। अब 36 के बाद में और दूसरा टाइम आएगा तब क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन न्यूनतम जो समय होगा वो कितना आएगा? 36 मिनट। मतलब हमें क्या करना है कि 12 और 18 हमें बोला है कितने समय बाद में वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। मतलब हमें जो समय पूछा है वो न्यूनतम पूछा है। वैसे समय तो और भी होगा, इससे अधिक मिनट लेते हैं तो भी वो यहाँ पर मिलेंगे, लेकिन हमें वो न्यूनतम समय निकालना है जब वो इस स्थान पर मिलते हैं। अब न्यूनतम का मतलब होता है LCM और अधिकतम का मतलब होता है HCF। मतलब हमें क्या करना है? 12 और 18 का LCM निकालना है। न्यूनतम समय हेतु LCM ज्ञात करते हैं। अतः LCM 18, 12। 18 और 12 का क्या ज्ञात करना है? LCM 2 का भाग देंगे 9 बार, 3 का भाग 3 बार, आ जाएगा 1। 12 का LCM निकालेंगे, 2 का भाग दिया 6, 2 का भाग दिया 3,
3 का भाग दिया 1, तो 18 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 का स्क्वायर, और 12 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3। एलसीएम आ जाएगा इसका 2 इंटू 3, 2 की अधिकतम घात है 2, 3 की अधिकतम घात है 2, 2 की अधिकतम घात 2, 4, 3 की घात 2, 9, हो जाएगा 36 मिनट। मतलब 36 मिनट के बाद में वो वापस अपने प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे। तो इसके साथ ही अपनी जो प्रश्नावली 1.1 है वो यही पर समाप्त होती है। हमें आशा है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी, तो इसको अधिक से अधिक शेयर करना है ताकि आपके दूसरे जो साथी हैं उन तक भी ये क्लास पहुँचे। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर देना है, अधिक से अधिक लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है। और नोट्स के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पर जाना है, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर रखी है। अगली क्लास तक के लिए धन्यवाद।